मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित व्यंग्यात्मक कहानी निमंत्रण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं निमंत्रण। पंडित मोटेराम शास्त्री ने अंदर जाकर अपना विशाल हृदय पर हाथ फेरते हुए यह पद पंचम स्वर में गाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सोना ने प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैंतरे बदल कर कहा, मार लिया आज, ऐसा ताक कर मारा कि चारों खाने चित्त। सारे घर का नहीं होता, सारे घर का। वह बढ़ बढ़कर हाथ मारूंगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। उधर महाराज अभी से अधीर हो रहे हैं। सोना, कहीं पहले की भांति अब भी धोखा ना हो, पक्का पोढ़ा कर लिया है ना? मोटेराम ने मुँह छेड़ते हुए कहा, ऐसा अजगर मुँह से ना निकालो। बड़े जब तब के बाद यह शुभ दिन आया है, जो तैयारियां करनी हो कर लो। सोना, वह तो करूंगी ही, क्या इतना भी नहीं जानती? जन भर घास थोड़ी ही खोदती रही हूँ, मगर है घर भर का ना। मोटेराम, अब और कैसे कहूँ, पूरे घर भर का है। इसका अर्थ समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछो। विद्वान की बात समझना सबका काम नहीं। अगर उनकी बात सभी समझ लें तो उनकी विद्वता का महत्व ही क्या रहे। बताओ क्या समझी? मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूँ, मगर तुम नहीं समझ सकती। बताओ विद्वता किसे कहते हैं? महत्व ही का अर्थ बताओ। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी है? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आशय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। मुरादपुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। कौन कौन महाशय मेरे साथ जाएंगे, यह निर्णय करना मेरा काम है। अलगूराम शास्त्री, बेनीराम शास्त्री, छेदीराम शास्त्री, भवानीराम शास्त्री, फेकूराम शास्त्री, मोटेराम शास्त्री आदि। जब इतने आदमी अपने घर ही में हैं, तब बाहर कौन ब्राह्मण को खोजने जाए? सोना, और 7वां कौन? मोटेराम, बुद्धि दौड़ाओ। सोना, एक पत्तल घर ले आना। मोटेराम, फिर वही बात कही जिसमें बदनामी हो। छी, पत्तल घर लाऊं? उस पर पत्तल में वह स्वाद कहाँ जो जजमान के घर बैठकर भोजन करने में है। सुनो, 7वें महाशय हैं पंडित सोनाराम शास्त्री। सोना, चलो दिल लगी करते हो, भला मैं कैसे जाऊंगी? मोटेराम, ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है, मूर्ख अपने भाग्य को रोता है। सोना देवी और सोनाराम शास्त्री में क्या अंतर है जानती हो? केवल परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान पहनावे को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरी मिर्जई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो। पगड़ी में बांधूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी। मोटेराम, तुम्हें करना ही क्या है, बातें तो हम करेंगे। सोना ने मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद ले कहा, बड़ा मजा आएगा। मोटेराम, बस अब विलंब ना करो, तैयारी करो, चलो। सोना, कितनी फंकी बना लूं? मोटेराम, यह मैं नहीं जानता, बस यही आदर्श सामने रखो कि अधिक से अधिक लाभ हो। सहसा सोना देवी को एक बात याद आई, बोली, अच्छा इन बिच्छुओं को क्या करूं? मोटेराम ने त्योरी चढ़ाकर कहा, इन्हें उतार कर रख देना। और क्या करोगी? सोना, हाँ जी, क्यों नहीं, उतार कर रख क्यों न दूंगी। मोटेराम, तो क्या तुम्हारे बिच्छू पहनने ही से मैं जी रहा हूँ? जीता हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिच्छुओं के पुण्य से नहीं। सोना, नहीं भाई, मैं बिच्छुए ना उतारूंगी। मोटेराम ने सोचकर कहा, अच्छा पहने चलो, कोई हानि नहीं, गोवर्धनधारी यह बाधा भी हर लेंगे। बस पाँव में बहुत से कपड़े लपेट लेना, मैं कह दूंगा इन पंडित जी को फील पाँव हो गया है। क्यों, कैसी सूझी? पंडिताई ने पतिदेव को प्रशंसक सूचक नेत्रों से देखकर कहा, जन भर पड़ा नहीं है। संध्या समय पंडित जी ने 5 पुत्रों को बुलाया और उपदेश देने लगे। पुत्रों, कोई काम करने से पहले खूब सोच समझ लेना चाहिए कि कैसा क्या होगा। मान लो रानी साहबा ने तुम लोगों का पता ठिकाना पूछना आरंभ किया तो तुम लोग क्या उत्तर दोगे?
यह तो महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम लो। सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतना बड़ा कुचक्र रचे। इसलिए तुम सब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। कोई मेरा नाम न बताएगा। संसार में नामों की कमी नहीं है, कोई अच्छा सा नाम चुनकर बता देना। पिता का नाम बदल देने से कोई गाली नहीं लगती, यह कोई अपराध नहीं। अलगू आप ही बता दीजिए। मोटेराम अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व का काम मुझे स्वयं करना चाहिए। अच्छा सुनो, अलगू राम के पिता का नाम है पंडित केशव पांडे। खूब याद कर लो। बैनी राम के पिता का नाम पंडित मंगरू ओझा। खूब याद रखना। छेदी राम के पिता पंडित दमड़ी तिवारी। भूलना नहीं। भवानी तुम गंगू पांडे बतलाना। खूब याद कर लो। अब रहे फेकूराम, तुम बेटा बतलाना सेतुराम पाठक। हो गए सब, हो गया सबका नामकरण। अच्छा अब मैं परीक्षा लूँगा, होशियार रहना। बोलो अलगू तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अलगू पंडित केशव पांडे। बैनीराम तुम बताओ दमड़ी तिवारी। छेदीराम यह तो मेरे पिता का नाम है। बैनीराम मैं तो भूल गया। मोटेराम भूल गए? पंडित के पुत्र होकर तुम एक नाम भी नहीं याद रख सकते? बड़े दुख की बात है। मुझे 5 नाम याद हैं, तुम्हें एक नाम भी याद नहीं। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। पंडित जी लड़कों की परीक्षा ले ही रहे थे कि उनके परम मित्र पंडित चिंतामणि ने द्वार पर आवाज़ दी। पंडित मोटेराम ऐसे घबराए कि सर पैर की सुधि न रही। लड़कों को भगाना ही चाहते थे कि पंडित चिंतामणि अंदर चले आए। दोनों सज्जनों में बचपन से गाढ़ी मैत्री थी। दोनों बहुधा साथ साथ भोजन करने जाया करते थे और यदि पंडित मोतीराम अव्वल रहते तो पंडित चिंतामणि के द्वितीय पद में कोई बाधक ना हो सकता था। पर आज मोटेराम जी अपने मित्र को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उनको साथ ले जाना अपने घर वालों में से किसी एक को छोड़ देना था और इतना महान आत्मत्याग करने के लिए वे तैयार ना थे। चिंतामणि ने यह समारोह देखा तो प्रसन्न होकर बोले, क्यों भाई अकेले ही अकेले? मालूम होता है आज कहीं गहरा हाथ मारा है। मोटेराम ने मुँह लटका कर, कैसी बातें करते हो मित्र? ऐसा हो कहीं नहीं हुआ कि मुझे कोई अवसर मिला हो और मैंने तुम्हें सूचना ना दी हो? कदाचित कुछ समय ही बदल गया है या किसी ग्रह का फेर है। कोई झूठ को भी नहीं बुलाता। पंडित चिंतामणि ने अविश्वास के भाव से कहा, कोई न कोई बात तो अवश्य है, नहीं तो ये बालक क्यों जवां हैं? मोटेराम तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे क्रोध आता है। लड़कों की परीक्षा ले रहा हूँ, ब्राह्मण के लड़के हैं, 4 अक्षर पढ़े बिना इनको कौन पूछेगा? चिंतामणि को अब भी विश्वास न आया। उन्होंने सोचा लड़कों से ही बात कर पता कर लेता हूँ। फेकूराम सबसे छोटा था, उसी से पूछा, क्या पढ़ रहे हो बेटा? हमें भी सुनाओ। मोटेराम ने फेकूराम को बोलने का अवसर न दिया, डरे कि यह तो सारा भांडा फोड़ देगा। बोले, अभी यह का पड़ेगा, दिन भर खेलता है। फेकूराम इतना बड़ा अपराध अपने नन्हे से सिर पर क्यों लेता? बाल सुलभ गर्व से बोला, हमारे को याद है पंडित सेतुराम पाठक। हम याद भी कर लें, तिस पर भी कहते हैं हरदम खेलता है। यह कहते हुए फेकूराम ने रोना शुरू कर दिया। चिंतामणि ने बालक को गले लगा लिया और बोले, नहीं बेटा, तुमने अपना पाठ सुना दिया, तुम खूब पढ़ते हो। यह सेतुराम पाठक कौन है बेटा? मोटेराम ने बिगड़ कर कहा, तुम भी लड़कों की बातों में आते हो, सुन लिया है ना किसी का नाम? जा बाहर खेल। चिंतामणि अपने मित्र की घबराहट देखकर समझ गए कि कोई न कोई रहस्य अवश्य है। बहुत दिमाग लड़ाने पर भी सेतुराम पाठक का आशय उनकी समझ में न आया। अपने परम मित्र की इस कुटिलता पर मन में दुखित होकर बोले, अच्छा आप पढ़ाइए और परीक्षा लीजिए, मैं जाता हूँ। तुम इतने स्वार्थी हो इसका मुझे गुमान तक न था। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई। पंडित चिंतामणि बाहर चले गए। मोटेराम जी के पास उन्हें मनाने के लिए समय ना था। फिर परीक्षा लेने लगे। सोना ने कहा, मना लो, रूठे जाते हैं, फिर परीक्षा लेना। मोटेराम, जब कोई काम पड़ेगा मना लूँगा। निमंत्रण की सूचना पाते उनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा।
हाँ भवानी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है बोलो। भवानी, गंगू पांडे। मोटेराम, और तुम्हारे पिता का नाम फेंकू। फेंकू, बता तो दिया, उस पर कहते हैं पढ़ता नहीं। मोटेराम, हमें भी बता दो। फेंकूराम, सेतु पाठक तो है। मोटेराम, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है। आज तुम्हें अपने साथ बैठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। सोना, हमें भी कोई नाम बता दो। मोटेराम ने रसिकता से मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप शुक्ल। सोना देवी ने लजा कर सिर झुका लिया। सोना देवी तो लड़कों को कपड़े पहनाने लगी। उधर फेगू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित जी चिंतामणि और रूठ कर तो चले गए थे, पर कुतूहलवश अभी तक द्वार पर दुबके खड़े थे। इन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ गई थी। उससे यह तो ज्ञात हो गया था कि कहीं निमंत्रण है, पर कहाँ है, कौन कौन से लोग निमंत्रित थे, यह ज्ञात न हुआ था। इतने में फेंकू बाहर निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले, कहाँ न्योता है बेटा। अपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था, पर न जाने कैसे पंडित मोटेराम के कान में भनक पड़ गई। तुरंत बाहर निकल आए। देखा तो चिंतामणि जी फेंकू को गोद में लिए कुछ पूछ रहे हैं। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिए और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन लें, मगर चिंतामणि जी को अभी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला था। आते हुए लड़के का हाथ छुड़ाकर उसके लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटेराम भी यह कहते हुए उनके पीछे दौड़े, उसे कहाँ क्यों लिए जाते हो, धूर्त कहीं का दुष्ट चिंतामणि। मैं कह देता हूँ, इसका नतीजा अच्छा ना होगा। फिर कभी किसी निमंत्रण में ले जाऊंगा। भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक न सुनी, भागते ही गए। उनकी देह अभी संभाल भी के बाहर न हुई थी, दौड़ सकते थे, मगर मोटेराम जी को एक एक पग आगे बढ़ाना दुरुस्त हो रहा था। भैंसे की भांति हाँफते थे और नाना प्रकार के विश्लेषणों का प्रयोग करते दुल की चाल से चले जाते थे। और यद्यपि प्रतिक्षण अंतर बढ़ता जाता था, पर पीछा न छोड़ते थे। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गैंडे चिड़ियाघर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, पर पंडित मोटेराम की धोती के ढीले हो जाने के कारण उलझकर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे फिरकर यह दृश्य देखा तो रुक गए और फेंकू से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ न्योता है। फेंकू, बता दें तो मिठाई खिलाओगे। चिंतामणि, हाँ दूंगा, बताओ। फेंकू, रानी के यहाँ। चिंतामणि, कहाँ की रानी। फेंकू, यह मैं नहीं जानता, कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी बड़ी रानियां थीं। पंडित जी ने सोचा, अभी सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा। जहाँ भोज होगा वहाँ कुछ भीड़ भाड़ होगी ही, पता चल जाएगा। यह निश्चित करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने के उद्देश्य से अब कोई बाधा न थे। मोटेराम जी ने पास आए तो देखा कि वे पड़े कराह रहे हैं, उठने का नाम नहीं लेते। घबरा कर पूछा, गिर कैसे पड़े मित्र, यहाँ कहीं गड़ा भी तो नहीं है। मोटेराम, तुमसे क्या मतलब, तुम लड़के को ले जाओ, जो कुछ पूछना हो चाहो पूछ लो। चिंतामणि, मैं यह कपट व्यवहार नहीं करता, दिल लगी की थी, तुम बुरा मान गए। अब उठ तो बैठो राम का नाम लेके। मैं सच कहता हूँ, मैं कुछ नहीं पूछा। मोटेराम, चल झूठा। चिंतामणि, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ। मोटेराम, तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। चिंतामणि, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो। मोटेराम, इससे कहीं अधिक, तुम गंगा में डूबकर शपथ खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आए। चिंतामणि, दूसरा यह बात कहता तो मुंह उखाड़ लेता। मोटेराम, तो फिर आ जाओ। चिंतामणि, पहले पंडिताइन से पूछाओ। मोटेराम यह भस्म व्यंग न सह सके, चट उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर से गरज गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे हों। बस ऐसा जान पड़ता था मानो कि दो पीपे आपस में टकरा रहे हों। मोटेराम, महाबली विक्रम बजरंगी, चिंतामणि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटेराम, जय 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 हनुमान गोसाई। चिंतामणि, प्रभु राखिए लाज हमारी। मोटेराम बिगड़ कर बोले, यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंतामणि, यह हमारे स्वयं रचा हुआ है।
क्या तुम्हारी तरह यह रटंत विद्या है? जितना कहो उतना रच दें। मोटे राम, अबे हम रचने पर आ गए तो एक दिन में 1 लाख स्तुतियाँ रच डालें, किंतु इतना अवकाश किसे? दोनों महात्मा अलग अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल की डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोटेराम और चिंतामणि जी में बड़ी लड़ाई हो रही है। चिंतामणि जी 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 विश्व उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के, दूर दूर तक यजमानी थी। ऐसे पुरुषों को सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब कैसे इनकार किया जाए? इन तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उनके नाम बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को अमृति कहते थे, मझली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्रिताप से कम ना थीं। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती। खून की नदी तो पंडित जी ने भी कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई थी। पर मजाल ना थी कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थीं। यह पंडित जी के नीति चातुर्य का सुफल था। ज्यों ही खबर मिली तो पंडित चिंतामणि पर संकट पड़ा हुआ है। तीनों तो दोष की भांति कुपित होकर घर से निकली और उनमें जो अन्य दोनों जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले समरभूमि में जा पहुंचे। पंडित मोटेराम जी ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बकटुट भागे, पीछे फिरकर भी न देखा। चिंतामणि जी ने बहुत ललकारा पर मोटेराम के कदम ना रुके। चिंतामणि, अजी भागी क्यों? ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मोटेराम, मैं हार गया, कोई भाई हार गया। चिंतामणि, अभी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटेराम ने भागते हुए कहा, दया करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटेराम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलंब नहीं करना चाहिए। पंक्ति तैयार है ना? सोना, पंक्ति लिए तो कब से बैठी हूँ। तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुध ही नहीं रहती। रात को के कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो। मोटेराम, मैं तुमसे एक नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरे कामों में मत बोला करो। तुम नहीं समझ सकती कि मैंने इतना विलम्ब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता है। यजमान समझता है लोभी है, भुक्कड़ है, इसलिए चतुर लोग विलम्ब किए रहते हैं। जिसमें यजमान समझे कि पंडित जी को उसकी सुध ही नहीं, भूल गए होंगे। बुलाने को आदमी भेजें। इस प्रकार जाने में जो मान महत्व है वह भर भुकों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है? मैं बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई ना कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ी फंकी, बालकों को खिला भी दो। सोना, उन्हें तो मैंने सांझ को ही दे दी थी। मोटेराम, कोई सोया तो नहीं? सोना, आज भला कौन सोएगा? सब भूख भूख चिल्ला रहे हैं तो मैंने 1 पैसे का चवेना मंगवा दिया। सब के सब ऊपर बैठ खा रहे हैं। सुनते नहीं हो, मार पीट हो रही है। मोटेराम ने दांत पीस कर कहा, जी चाहता है कि तुम्हारी गर्दन पकड़कर ऐंठ दूं। भला इस बेला चवेना मंगाने का क्या काम है? चवेना खा लेंगे तो वहाँ क्या तुम्हारा सिर खाएंगे? शीशी, जरा भी बुद्धि नहीं। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भूल तो हुई, पर सबके सब इतना कोलाहल मचाते हुए थे कि सुना नहीं जाता था। मोटेराम, रोते ही थे ना, और रोने देते। और रोने से उनका पेट न भरता बल्कि और भूख खुल जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज़ दी, पंडित जी, महारानी बुला रही हैं और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखकर कहा, देखो, इसे निमंत्रण कहते हैं। अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और ना आते तो मैं कथा सुनने चला गया होता। मुझे बिल्कुल याद नहीं थी। चलो, हम बहुत शीघ्र आते हैं। 9 बजते बजते पंडित मोटेराम बाल गोपाल सहित रानी साहबा के द्वार पर जा पहुँचे। रानी बड़ी विशालकाय एवं तेजस्वी महिला थीं। इस समय वे कारचौकीदार तकिया लगाए तख्त पर बैठी हुई थीं। 2 आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे।
बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडल को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए? मोटेराम करता क्या, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आना स्वीकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है, कोई किसी के यहाँ। तब तो मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित न होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक के घर से जो बालक मिला उसको पकड़ लाना पड़ा। क्यों फेकूराम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? फेकूराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक को बड़ा होनहार है और बालकों को भी उत्कंठता हो रही थी कि हमारी परीक्षा ली जाए, लेकिन जब पंडित जी ने उनके प्रश्न न किया और उधर रानी ने फेगूराम की प्रशंसा कर दी, तब तो वे अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम तो पंडित गंगू पांडे है। छेदी बोला, मेरे पिता का नाम है दमड़ी तिवारी। बैनी राम ने कहा, मेरे पिता का नाम है पंडित मगरू ओझा। मंगलू राम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? जी, अलगू राम ने को उस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न आया, न यही सूझा कि कोई और नाम ले ले। हतबुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटेराम ने जब उसकी ओर दांत पीस कर देखा, तब रहा सहा होश आवास भी गायब हो गया। फेगूराम ने कहा, हम बता दें भैया, भूल गए? रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपने पिता का नाम भूल गया? यह तो विचित्र बात है। मोटेराम ने अलगू के पास जाकर कहा, कैसे है? अलगू राम बोल कहा, केशव पांडे। रानी तो अब तक क्यों चुप था? मोटेराम कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सब मंगवाया है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे? मोटेराम, सरकार इन्हें बालक ना समझें, इनमें जो सबसे छोटा है यह 2 पत्तल